हेलो फ्रेंड, आज केमिस्ट्री के इस चैप्टर में बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। सबसे पहले समझा जाए पीरियोडिक टेबल होता क्या है, तो आपको शॉर्ट में बता दें कि जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं उनके करेक्टरिस्टिक को, उनके बारे में जानने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। जितने भी एलिमेंट्स हैं, लगभग 118 एलिमेंट्स अभी तक नॉन है, उन सारे एलिमेंट को सबसे पहले ज़रूरत है सिस्टमेटिक वे में अरेंज करने के लिए। तो हम लोग उन्हें एक बेहतरीन मैनर में अरेंज करने के लिए पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत पड़ती है। और इसी पीरियोडिक टेबल में हम सारे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। सबसे पहले अरेंज करते हैं, उसके बाद उसे बारी बारी से स्टडी करते हैं। और पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने से उसे स्टडी करने में हम लोग को सहूलियत होती है। तो इसी डायरेक्शन में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ ट्राइड्स को। तो लॉ ऑफ ट्राइड्स लॉ है, इसे डोबर्नर्स साहब ने दिया था। और इनके अकॉर्डिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको इस तरीके से अरेंज किया गया कि सभी एलिमेंट्स को ट्राइड्स में लिया गया है। ट्राइड्स मतलब 3 एलिमेंट्स को एक ट्राइड्स में लिया गया। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तीनों को एक साथ लिया गया। और इस लॉ के अकॉर्डिंग जो ऊपर वाला एलिमेंट है और नीचे वाला एलिमेंट्स है, इस दोनों एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मासेस है, जैसे लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, पोटेशियम का 39 है, इसका एक एवरेज लिया गया, ऊपर वाले और नीचे वाले इस दोनों का जो एटॉमिक मास का एवरेज लिया गया, वो जो एवरेज निकल कर आया वह तीसरे जो एलिमेंट्स है उसके इक्वल हो गया। यानी लॉ ऑफ ट्राइड्स कहता है कि अगर किसी 3 एलिमेंट का जो हम ट्राइड्स बनाते हैं, उस ट्राइड्स का जो बीच वाला एलिमेंट्स है उसका एटॉमिक मास ऊपर और नीचे वाले जो एलिमेंट्स है उसके एटॉमिक मास इसके एवरेज के बराबर होंगे। ये हो गया लॉ ऑफ ट्राइड्स। तो डोबर्नर ने ऐसे लगभग कुछ 4-5 ट्राइड्स बनाए थे जिसमें उन्होंने समझाया था कि किस तरीके से अरेंज किया जाए। और केमिस्ट्री में जो एलिमेंट्स है उसको अरेंजमेंट करने के डायरेक्शन में ये फर्स्ट स्टेप था जो डोबर्नर ने उठाया था। अच्छा, दूसरा हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का। ये लॉ भी अरेंजमेंट सिखाता है कि एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया जाए। तो न्यूलैंड्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस लॉ को दिया था। और उनके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी है वह सेम होता है 8वें एलिमेंट के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। जैसे संगीत में 7 सुर होते हैं, फर्स्ट सुर जो होता है बस 8वें सुर के बराबर होता है। 7 सुर होते हैं यानी फर्स्ट सुर 8वें सुर से मैच कर जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इसी तरीके जो भी एलिमेंट है उसको इस तरीके से अरेंज किया गया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है जैसे लिथियम, इसके बाद 8वें एलिमेंट यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी सोडियम, यानी लिथियम और सोडियम का जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी, वो मैच करेगा। सोडियम का केमिकल प्रॉपर्टी पोटेशियम से मैच करेगा। तो इस तरीके से यानी फर्स्ट एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो 8वें एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टी से मैच करेगा। तो ये हो गया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अच्छा, दूसरा उसके बाद मेंडलीव साहब आए 1863 में, उन्होंने भी एक लॉ दिया। और मेंडलीव क्या किए कि उन्होंने जो एलिमेंट्स थे उसको उसके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें लगभग 8 ग्रुप 7 पीरियड था। उन्होंने सारे एलिमेंट्स को 8 ग्रुप और 7 पीरियड में अरेंज कर दिया। यानी उस समय जो लगभग नॉन एलिमेंट होंगे वह 56 होंगे। तो अच्छा, उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को एक स्पेस छोड़ दिया कि आने वाले समय में इस एलिमेंट की खोज की जा सकती है, और जैसे ही खोज की जाएगी तो इस स्पेस को भरा जाएगा। जैसे एल्युमिनियम के लिए उन्होंने ईका एल्यूमिनियम का यूज किया, सिलिकॉन के लिए उन्होंने ईका सिलिकॉन का यूज किया। और बाद में जब इस एलिमेंट्स की खोज की गई तो उनके पीरियोडिक टेबल में वही उसी स्थान पर इसको दिए रखा गया जहाँ पर उन्होंने वैकेंट किया था। लेकिन मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें लगभग 63 एलिमेंट्स, उस समय उन्होंने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था। और इनके इस जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है उसमें कुछ डिमेरिट्स था। जैसे उसने क्या किया था कि जो भी एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं उसको उन्होंने इग्नोर किया था। उन्हें पता ही नहीं था कि जो भी एलिमेंट्स है जिसके भी आइसोटोप्स है उसके आइसोटोप्स को हम लोग कैसे अरेंज करें। दूसरा डिमेरिट यह था कि उन्होंने एक्टिनोइड और लेंथेनाइड सीरीज़ का जो भी एलिमेंट्स है उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। एक्टिनोइड्स और लेंथेनाइड ट्रांजिशन एलिमेंट है जो कि मेटल और नॉन मेटल के बीच का प्रॉपर्टी दिखाता है, तो उसके बारे में मेंडलीव ने कोई चर्चा नहीं की। अच्छा, उन्होंने कुछ एलिमेंट्स का जो पोजीशन है उसको सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज ना कर उसे मतलब एक रिवर्स अरेंजमेंट किया गया। जैसे जो पोटेशियम है उसको आर्गन के ऊपर रखा गया, एआर के ऊपर रखा गया पोटेशियम को, जिसका जो एटॉमिक मास है वह कम है। जैसे पोटेशियम का 39 ही है, उसको ऊपर रखा गया। जिसका 40 है उसको नीचे रखा गया।
यानी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में एक रुकावट पैदा हो गया मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, जो कि एक उसका एक डिमेरिट्स उभर कर सामने आया। तो जो मेंडलीव थे उन्होंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही अरेंज किया था। अच्छा, उसके बाद 1930 में मोस्टली आए। मोस्टली भी एटॉम जो भी एलिमेंट्स थे उस समय उसको अरेंज करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, कि उन्होंने जो बेसिस है उस एटॉमिक मास ना बनाकर एटॉमिक नंबर को ही बेसिस बनाया और उसी के अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। अच्छा, उन्होंने एक ग्राफ बनाया, जो भी एलिमेंट्स थे उसके एटॉमिक नंबर को उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच किया गया और एक ग्राफ प्लॉट किया गया। तो ग्राफ जो निकल कर आया वह एक स्ट्रेट लाइन निकल के आया, जो कि दिखाता है कि जो एटॉमिक नंबर है और जो उसका फ्रीक्वेंसी है इसके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल होता है। तो उन्होंने इसी बेसिस पर एक कंक्लूजन निकाला कि जो भी करेक्टरिस्टिक्स है एलिमेंट्स का, उसका बेस जो है वह एटॉमिक मास न होकर एटॉमिक नंबर है। अच्छा, उन्होंने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स है उसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक। एस और पी ब्लॉक को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। एस को हम लोग एल्काइली मेटल भी बोलते हैं, पी ब्लॉक को अल्काइली अर्थ मेटल बोलते हैं। अच्छा, डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं और एफ ब्लॉक को हम लोग इनर ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आपको डील करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।